हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। आज राहुल गांधी जी का चुनाव हुआ है एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन, यानी नेता प्रतिपक्ष, नेता विपक्ष के। अब ये जो पोजीशन है राहुल गांधी जी ने, एक ये पहली कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि जो संवैधानिक और स्टैट्यूटरी पोजीशन है वो आज से ये संभालेंगे। अब ये पोजीशन जो संभालने के लिए जो इनको आज समर्थन मिला है, जो भी हुआ है, तो इस पोजीशन के अराउंड न्यूज बनती है, न्यूज यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो लीडर ऑपोजिशन का जो पोस्ट है, इसके अराउंड हम आज डिस्कशन करेंगे कि ये ऑपोजिशन के जो नेता होते हैं, जो लीडर होते हैं, वो क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या रोल होते हैं उनके पास, क्या उनके पास पावर होती है, सब कुछ ये समझना है। अब ये तो हम समझ गए कि राहुल गांधी जी दो जगह से चुनाव लड़े थे, एक यूपी से और एक केरला से। अब इन्हें एक जगह की सीट छोड़नी पड़ती है, और यहां पे फिर क्या होगा, जब ये सीट छोड़ देंगे तो दूसरी वाली जगह पे बाय इलेक्शन होंगे दोबारा से। अब ये बाय इलेक्शन जब होते हैं, इसका मतलब होता है कि उपचुनाव, यहां से दोबारा किसी को अब चुनना होगा। कोई एमपी यहां से आएगा जो राहुल गांधी जी की जगह दोबारा अब अपने चुनाव में खड़ा होगा। यह है टेलीग्राम चैनल, यहां पे आप जा सकते हैं और यहां पे और बाकी जानकारी हम और आप ले सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको आप स्कैन कर सकते हैं तो आपको यहां मिल जाएगा। नाउ कमिंग टू क्या हुआ, हमें पता है 2014, 2019 और आज 2024, ये तीन इलेक्शंस में ऐसा हुआ कि जो अपोजिशन होती है, और हमारी अपोजिशन में जो मेन जो पार्टी है, जो हमारी ग्रैंड ओल्ड पार्टी, जो हम जैसे कहते हैं कांग्रेस, तो कांग्रेस ने पिछले दो इलेक्शन में तो कभी भी ज्यादा सीटें हासिल नहीं करी। 2014 में 44 सीट्स और 2019 में इनकी बढ़ के जरा सी आगे बढ़ी 52 सीट। अच्छा, पर इन्होंने एक मैजिक नंबर नहीं छुआ। वो मैजिक नंबर क्या था? वो मैजिक नंबर था 10% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, यानी पूरी पूरी लोकसभा की जितनी स्ट्रेंथ है उसमें इनको 10% चाहिए होता, अगर ये बोल सकते कि हाँ साहब हमारे ये नेता होंगे नेता प्रतिपक्ष। ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इनके पास 10% भी मेजोरिटी नहीं थी, इनके पास 10% भी इनके पास सीट्स नहीं थी। दैट मीन्स कि ये अपने लीडर को नहीं कह सकते थे एज लीडर ऑफ अपोजिशन, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन जो होता है एक रिकॉग्नाइज्ड पोजीशन होती है। और ये जो पोजीशन है 1977 से एक एक्ट बना था। इस एक्ट का नाम था, बड़ा अच्छा एक्ट है ये, बहुत सुंदर एक्ट है। तो इसमें बात हुई थी सैलरी एंड अलाउंस ऑफ लीडर्स ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977। अब इस एक्ट ने कहा कि ऐसा हो सकता है दोनों हाउसेज में, राज्यसभा लोकसभा, यहां पे कोई नेता प्रतिपक्ष होंगे और उनको हम रिकॉग्नाइज करेंगे जो अपोजिशन के होंगे, जो रूलिंग पार्टी में नहीं होंगे। अब ये रूलिंग पार्टी में नहीं है, दैट मींस कि ये एक शैडो कैबिनेट की तरह काम करेंगे, एक ये शैडो प्राइम मिनिस्टर का रोल निभाएंगे। यानी कि ये सरकार के हर पॉलिसी पे, सरकार के हर एक्शन या इन एक्शन पे सरकार से सवाल जवाब करेंगे, सरकार से डिस्कशन करेंगे। जैसा कि हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम, हमारा एक म्यूचुअल फोरबियरेंस के साथ चलती है। ये क्या होता है म्यूचुअल फोरबियरेंस? इसका मतलब होता है कि दोनों लोग सब लोग बैठ के अपने पूरे भागीदारी से बातें करें, डिस्कशन करें, तब जाके किसी एक एक्शन पे मोहर लग पाए। जरूरी है ये होना, क्योंकि ऑपोजिशन बहुत बार रोल बहुत अच्छा प्ले करती है जब किसी भी सत्ता को ये जब समझाना होता है कि जनता के हित में नहीं है, जनता के हित में है, जो भी चीज आपको करनी है। अब जो लीडर ऑफ अपोजिशन खुद होता है, वो शख्स, वो एमपी जिसको हमने बोला कि ये अब से नेता प्रतिपक्ष कहलाएंगे, तो ये शख्स, ये एमपी एक कैबिनेट रैंक रखते हैं। कैबिनेट रैंक इनकी होती है क्योंकि काफी अच्छा ये शैडो पीएम की भूमिका निभा रहे हैं, और ये एडमिनिस्ट्रेशन जो उस समय इनकम्बेंट है, ये उनको टेक ओवर कर सकते हैं अगर वो सरकार गिर जाए तो। यानी अगर कभी कोई ऐसा दिन हो जाए जिस दिन सरकार नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास ना कर पाए और सरकार गिरा दी जाए, सरकार कोलैप्स हो जाए, दैट मींस वो गवर्नमेंट के बाद अब जो नई सरकार बन सकती है वो बन सकती है इनकी, ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन की। ओके, ठीक है। अब अगर कैबिनेट रैंक है, दैट मींस कि इस पोस्ट पे जो भी ऑक्यूपेंट होंगे, जो भी पर्सन होंगे, उनको सैलरी मिलेगी एक कैबिनेट मंत्री के जितनी, उनको वैसे ही अलाउंस मिलेंगे, वही सब मिलेंगे जो उनको सेक्शन 3 में लिखा होता है एक दूसरे एक्ट में, दूसरे एक्ट का जिसका नाम है सैलरी अलाउंस एंड पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 1954। ये दूसरा एक्ट है, ये दूसरा एक्ट है। ठीक है, इन दोनों एक्ट में लिखा होता है कि कौन कौन भाई नेता प्रतिपक्ष हो सकता है, और अगर है तो उनकी सैलरी अलाउंस क्या क्या हो सकते हैं। कई सारे इनको भत्ते मिलते हैं, अलाउंसेस। इसमें क्या क्या होता है कि समचोरी अलाउंस होता है, इसमें कंसल्टेंसी अलाउंस होता है, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस होता है, बहुत सारी चीजें। ठीक है, ये बात हो गई। क्या काम है, क्या रोल है इनके? रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एलओपी होता है, जब आपको अगर मेरा पार्लियामेंट का चैप्टर याद होगा तो वहां पे हमने पढ़े थे पार्लियामेंट्री कमिटीज। पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है? पार्लियामेंट की कई सारी अपनी स्टैंडिंग कमेटी होती है।
या एडहॉक कमेटी हो सकती है, दोनों में से कुछ भी, स्टैंडिंग भी एडहॉक भी। जो स्टैंडिंग कमेटी होती है वो परमानेंट कमेटी होती है। अब ये कमेटियों में कौन कौन लोग होते हैं? इन कमेटियों में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं कई सारे। तो इनमें सबसे एक अच्छी मुख्य भूमिका निभाते हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष। ये कहां कहां बैठते हैं? एस्टिमेट कमेटी में बैठते हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बैठते हैं, या कमेटी ऑन एंटरप्राइज अंडरटेकिंग, इन चीजों में बैठते हैं। ये सारी पब्लिक अकाउंट्स हो गई, पब्लिक अंडरटेकिंग हो गई, एंटरप्राइज हो गई, अपनी फाइनेंस कमेटी हो गई, सारी चीजें, ठीक है। ये तो फाइनेंस के अंदर आ गया। फिर ऐसे और डिपार्टमेंट रिलेटेड होती हैं। ये क्या क्या होती हैं? डिपार्टमेंट वाली होती हैं कमिटीज, कुछ लोकसभा के अंदर और कुछ राज्यसभा के अंदर। जो लोकसभा के अंदर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या क्या? डिफेंस कमेटी, एग्रीकल्चरल कमेटी, कोल और स्टील कमेटी, रेलवे कमेटी, एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी, फिर इसके अलावा वाटर रिसोर्सेज, फिर लेबर, फिर एनर्जी कमेटी, ये सब। तो इसके अलावा और होती है जो राज्यसभा के अंदर, जैसे होम अफेयर्स कमेटी, कॉमर्स कमेटी, इंडस्ट्री कमेटी, एजुकेशन कमेटी, टूरिज्म कमेटी, साइंस टेक्नोलॉजी कमेटी, ठीक है। ये कमेटियां हैं। अभी कमेटियां कर क्या रही हैं? ये कमेटियां डिस्कस करती हैं कोई भी, जब सरकार का कोई जब बिल आना होता है या सरकार जब कोई भी एक्ट पास करने जा रही होती है, तब क्या होता है, उस एक्ट को बनने से पहले उस बिल की स्टडी होती है, विधेयक की। जब विधेयक की स्टडी होती है तो यही कमेटी होती हैं जो बैठ के उस पर चर्चा करती हैं, पॉइंटर्स लिख लेती हैं, फिर जाके उसको पूरे पार्लियामेंट के सामने देती हैं कि लो साहब, हमारी स्टैंडिंग कमेटी ने पढ़ाई ये करी है, इस हिसाब से इस बिल में तब्दीली होनी चाहिए, इस बिल में कुछ फेरबदल होना चाहिए, या इस बिल में ये एक चीज नहीं है और ये चीज ऐड करा देनी चाहिए, ठीक है। ऐसे होता है। इसके अलावा जो नेता प्रतिपक्ष होते हैं वो कई बार ऐसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री पैनलों में बैठते हैं। अच्छा, ठीक है, ये भी हो सकते हैं। इसके अलावा इनका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब जो है वो क्या होती है? जो आप बड़ी बड़ी बॉडी देखते हो, ये सारी की सारी ये सबके सेंट्रल एजेंसीज हैं। अब इन एजेंसीज में चाहे वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हो, सतर्कता आयोग हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे रॉ हो, चाहे जो भी हो, ऐसे बड़े बड़े जब पोस्ट होती हैं, अब तो खैर ईसी उसके अंडर से नहीं रहा, पर बाकी जितनी बॉडीज होती हैं, ये रहा एनएचआरसी हो गया, लोकपाल हो गया, तो इन जैसे बॉडीज का जब जो डायरेक्टर होते हैं या जो बिल्कुल टॉप हेड होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट जो करती है वो कमेटी सिलेक्शन कमेटी करती है। सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होते हैं? खास तौर पे ज्यादातर कईयों को पता ही होगा, प्राइम मिनिस्टर तो होते ही होते हैं, नेता प्रतिपक्ष होते हैं, ठीक है, कभी कभी स्पीकर भी होते हैं, कभी कभी सीजीआईजी भी होते हैं। तो ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट जो निष्पक्ष लोग हो सकते हैं, जितने ज्यादा हो सकते हैं, वो यहाँ बिठाए जाते हैं ताकि डिस्कशन हो। यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष कई बार एंजॉय करते हैं अपना एक वोट, अपना एक ओपिनियन कि मैं दे सकता हूं, मैं बता सकता हूं, और ये ओपिनियन इनकी मैटर करती है। अगर इनकी ओपिनियन इन्होंने दी और वो ओपिनियन ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आई, या हो सकता है उनके ओपिनियन के ऊपर ज्यादा एक्शन ना हो, तो ये बाहर निकल के ये बात को पब्लिकली मीडिया से या जनता से बात कह सकते हैं कि देखो साहब, मैंने ऑप्शन दिया था या मैंने मना किया था या जो भी था, इन्होंने एक्शन नहीं लिया उस पर, क्योंकि मैं अकेला एक भाई एक माइनॉरिटी हूं, बाकी सब लोग एक साथ हो गए, जो भी हो गया। तो ऐसे हो सकता है। अब इसीलिए पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक नेता प्रतिपक्ष होना, जो कि अब 10 साल बाद हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अब इस न्यूज में इतना ही डेवलपमेंट है, अभी इसमें और डेवलपमेंट आएगा, हम उसको फिर टेकअप करेंगे। टिल देन यू कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड लक।